कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि राजनीति में आना है। हमेशा एक सोचता था कि अच्छा क्रिकेटर बनूं और लेग स्पिनर था मैं। अरे वाह। हाँ, संजय जगदाले जी जब नरेंद्र इरवानी को सिखाते थे उसके बाद फिर मुझे भी सिलेक्शन किया था उन्होंने उस समय। एक बार मैं 11th क्लास के अंदर स्कॉलरशिप ले आया था, ट्राइब्स को मिलती थी 150-200। तो मैंने बताया कि मैंने ये स्कॉलरशिप मिली मेरे फादर ने कहा बेटा तेरा बाप बोले जज है और हम सक्षम हैं, लेकिन ऐसे जो लोग जो नौकरी नहीं कर पाते संघर्ष करते हैं ये उनके लिए स्कॉलरशिप है, उसको वापस करके आओ। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं किसी के फीडबैक के आधार पर नहीं मिलता हूँ उससे, या कहीं सुनी के आधार पर नहीं मिलता हूँ। अगर ये हाथ है इसका इधर का रूप दूसरा है, तो मैं उस व्यक्ति को चारों एंगल से समझने की प्रयास करता हूँ कि ये क्या है, उसके बाद में उसके बारे में मानसिकता बनाता हूँ। दिग्विजय सिंह जी से आपकी मुलाकात बड़ी चर्चा में रही थी। हमारे कभी मनभेद नहीं थे, मतभेद हो सकते थे। माननीय है, सम्मान करता हूँ, लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण है। जब आज़ाद हुआ देश तो कई लोग उसमें शहीद भी हुए, लेकिन देश आज़ाद हुआ। तो ऐसी कांग्रेस आज़ाद हो, कांग्रेस आए यहाँ पर सत्ता में आए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डू और डाई वाली पोजीशन क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंगार जैसा हो, हालांकि आपने जो बात कही वो एक अलग बात कही। कार्यक्रमों में नारे लगते रहते हैं, सामान्य बात है। स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रहा था कि आदिवासी आदिवासी है, हिंदू नहीं है। जैन समाज या सिख समाज इनको रिलीजियस कोड मिल सकता है, तो यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10-12 करोड़ से ज़्यादा 12% करीब है हम लोग। हाँ, तो आप 15-20 करोड़ की आबादी को आप उनके रिचुअल, उनके रीति रिवाज, उसको मान्यता नहीं दोगे क्या? इस जमाने में तो ठीक है, जब आपके अभी वेन चलती थी इंटरनेट अपने सेटेलाइट से, तो मैंने पिछले 10 साल पहले उसको अपने सिग्नल्स के अपने सिम के थ्रू, तो मैं यहीं से उनसे संवाद कर लेता हूँ। मेरे पास खुद की वेन है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नेता का कान का कच्चा है वो कभी टीम नहीं बना सकता, और जो नेता सुनता सबकी है, क्रॉस चेक करता है, उसकी टीम बन जाती है। ईश्वर जिसके सामने हम झुकते हैं, जिसको मानते हैं, अगर उसकी नज़र में आपकी नीयत साफ है तो हर इंसान के इसमें जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो तो लिखा ही है। इट्स ए डेस्टिनी कह सकते कि जो होना है तय है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, ईश्वर उसमें से आपको बाहर निकाल लेता। तो मेरे से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मैं स्पष्टवादी हूँ, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसीलिए जो बात मन में है वो सामने है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन पर सबकी निगाहें हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा चेहरा भी है जो आदिवासी वर्ग से वो आते हैं और बहुत प्रमुख चेहरा है इस कम्युनिटी का। और हमेशा से ही मध्य प्रदेश, जो कि देश में अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना पहचाना जाता है, वहाँ से किसी आदिवासी नेता का इस पद पर आना बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके स्वभाव में आक्रामकता भी है और विनम्रता भी है, और दोनों का वो समय समय पर उपयोग करते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से उनका जो मूल स्वभाव प्रतीत होता है वो फ्रंट फुट पे बैटिंग करना उनको पसंद है, और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी जी जो पीसीसी चीफ हैं, उनके साथ उनका रिलेशन हमेशा चर्चा में रहता है। लोग जय वीरू भी कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं वो तो हम उन्हीं से सुनेंगे। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं चौथी बार के विधायक और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालने वाले उमंग सिंगार जी। बहुत स्वागत करता हूँ उमंग जी। धन्यवाद शरद भाई। इस कार्यक्रम में, पॉडकास्ट में, हम थोड़ा सा जीवन यात्रा की तरफ भी चलते हैं। तो मैं अगर चलूँ गंधवानी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जब आप 15, 16, 17 साल के रहे तो घर में बुआ जी, जमुना देवी जी का एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल फेस, और एक आदिवासी बहुल क्षेत्र, किस तरह से वो स्मृतियां कैसी हैं आपको उस समय? उमंग सिंगार जो किशोर थे, कि क्या सोचते थे कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है, या कुछ और भी थॉट था?
नहीं देखिए, बचपन तो ठीक है, फादर जज रहे तो फादर के साथ पूरे ऑल ओवर एमपी रहा मैं। मतलब तब जो हाँ। छत्तीसगढ़ बना वहाँ भी गए होंगे। शहडोल रहा, बुढ़ार रहा, कई जगह, मंदसौर वगैरह। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि राजनीति में आना है। हमेशा एक सोचता था कि अच्छा क्रिकेटर बनूं, और लेग स्पिनर था मैं। अरे वाह। हाँ, संजय जगदाले जी जब नरेन हिरवानी को सिखाते थे, उसके बाद फिर मुझे भी सिलेक्शन किया था उन्होंने। उस समय मैंने 15-16 साल का था सर। तो हालांकि जो नीति को तय है वहाँ जाना होता है, लेकिन शुरुआत से मैंने ये चीज़ सीखी फादर से भी, बुआ जी से भी, कि अगर आप खुद सक्षम हो तो कभी आपको किसी से मांगना नहीं है। जैसे एक बार मैं 11th क्लास के अंदर स्कॉलरशिप ले आया था, ट्राइब्स को मिलती थी 150-200 रुपये। तो फादर बोले, तो मैंने बताया कि मैंने ये स्कॉलरशिप मिली मुझे। मेरे फादर ने कहा, बेटा तेरा बाप बोले जज है और हम सक्षम हैं, लेकिन ऐसे जो लोग जो नौकरी नहीं कर पाते, संघर्ष करते हैं, ये उनके लिए स्कॉलरशिप है, इसको वापस करके आ। तो मेरे को याद अच्छी तरह कि मैंने जीवन में कभी स्कॉलरशिप नहीं ली, ये उनकी एक सीख थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में आत्मसात कर जाती है। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी गरीब के पास मदद मांगने नहीं जाता, वो किसी सक्षम के पास जाता है। तो ईश्वर ने अगर हमें सक्षम बनाया है तो हमें लोगों की सेवा करना है। तो शायद यही कारण है कि आज एक भाव है जन सेवा करने का। इसी कारण इस क्षेत्र में आया हूँ। और मैं कई बार कई इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा है कि बुआ जी ने भी काफ़ी कुछ सिखाया। बुआ जी ने कहा है कि वीआईपी पॉलिटिक्स नहीं करना, पैराशूट पॉलिटिक्स नहीं करना। जब तक तुमको एहसास नहीं होगा हर व्यक्ति के संघर्ष का, हर व्यक्ति के दर्द का, तो जब तक तुम उसके लिए काम नहीं करोगे। और मैं समझता हूँ कि समाज सेवा एक दिल से निकली भावना रहती है, क्योंकि कमर्शियल होके कोई आदमी किसी की सेवा नहीं कर सकता। तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो जीवन में ऐसे कई घटनाएं देखी है मैंने। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि क्रिकेटर आप होने वाले थे। तो क्या स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने खेला भी है क्रिकेट? अब उस समय ट्रॉफी वगैरह कौन सी होती थी, ये ऐसी 15 साल 16 वालों की? जी जी जी। कौन सी? कूच बिहार या हाँ, इस तरह नहीं कूच बिहार नहीं जी। हाँ, अंडर 16 वालों की शीश होती महल, थी। कूच बिहार, इस तरीके की। उसमें मैं खेला भी हूँ मैं। अच्छा, खेले भी हैं। हाँ। लेग स्पिनर थे और बैटिंग? अच्छा, ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर थे। वाह। संजय जगदाले बीसीसीआई का भी सेक्रेटरी रहे और एक बड़ा नाम है। तो मतलब उन्होंने भी आपको देखा, चुना, तो वो भी भविष्य की संभावनाएं उनको दिखी होंगी, तभी उन्होंने चुना होगा। फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। फादर के जॉब रहते थे तो पूरा ऑल ओवर एमपी, तो फिर छूट गया। तो अभी आपने भारत पाकिस्तान मैच देखा जो रिसेंटली हुआ? इंटरेस्ट तो होगा ही। नहीं देखा। हाँ। राजनीति की मसरूफियत अब जो है अमन कंटक था उसी। अब आपकी पिच पॉलिटिकल पिच है और यहीं पर बैटिंग करनी है, यहीं बॉलिंग करनी है आपको। जी, समझ सकता हूँ कि हर बॉल पे खेलना पड़ता है, और हर बॉल पे आपने कौन सी खेली और कौन सी मिस करी, उसी के हिसाब से आपका पॉलिटिकल करियर तय होता है। बड़ी गहरी बात कह दी आपने कि कौन सी बॉल, हर बॉल खेलना है। बिल्कुल सही बात है जी। कि जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही, और सही। जो बॉलें खेली हैं उनमें जो परफॉर्मेंस है वही डिसाइड करता है कि आप खड़े कहाँ पे हो। जी। तो ये कौन सा मोमेंट था जब ये तय किया आपने, और इसमें पिताजी की क्या भूमिका थी जो जज रहे, और जितना आपसे मैं थोड़े से रेफरेंस से समझा कि बहुत उसूल परस्त, क्योंकि जज, और वो भी अर्ली 70s में, यानी उस समय तो, और आज ही मैं पढ़ रहा था कि भारत की न्यायिक व्यवस्था की पूरी दुनिया में सराहना हुई है। तो एक जज के पुत्र के नाते नैतिकता, मोरालिटी, ये गुण आपके अंदर आई होंगे। स्वाभाविक की डिसिप्लिन उन्होंने हमेशा सिखाया मुझे। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने जाता था उनके साथ। तो एक जीवन में एक डिसिप्लिन तो रहा है कि चीज़ों को समझना और समय पे करना।
तो मैं ध्यान रखता हूँ चीज़ों का समय। आज भी आया तो आपके यहाँ 3:30 का टाइम दिया था, शार्प आ गया। शार्प आप 3:30 पे थे। नेताओं के साथ रहता है कि हमेशा लेट चलते हैं, लेट समय पे नहीं आते, तो मैं ध्यान रखता हूँ, इस चीज़ का प्रयास करता हूँ। तो सभाओं वगैरह में भी आमतौर पे आप टाइम मिलाते हैं? अगर मैं अकेले रहता हूँ तो समय पे पहुँच जाता हूँ, अगर सबके साथ है तो हाँ, फिर सही ऑफकोर्स बात है। हाँ वो लेट तो हो फिर जाता उनके है। साथ देखना पड़ता है। हाँ हाँ। एक बात और आपने कही कि आप सभी से घुलते मिलते हैं, ये परसेप्शन और ये राय आपको लेकर सामने आती है कि कहीं किसी अपने सारथी के साथ भी बैठ गए, कहीं आपको लगा चाय पीना है, किसी आम व्यक्तियों का एक हुजूम है, वहाँ भी बैठ गए, तो सलाह मशवरे भी मिलते होंगे कि अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, ऊपर की तरफ जा रहे हो, काहे को अब इस तरह से अब संभव नहीं है, टाइम टेकिंग भी है, और इन लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम करो, ऐसी सलाह भी मिलती देखिए, होगी? स्वाभाविक है कि आप जब किसी पद पे जाते हो, मुकाम पे जाते हो, आगे चलते हो, तो समय की कमी हो जाती है। चाहे दोस्त यार हो गया, साथ में कलीग, उनके साथ नहीं बैठ पाते हो। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि समय मेरा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मेरे से मिलने आया उसके लिए कुछ था महत्वपूर्ण समय। तो कम समय में उसकी समस्या कैसे निपटाऊं, ये मेरा फोकस रहता है। वो बात है कि किसी को काम करना और किसी को दिल से जोड़ना, ये दोनों में फर्क है। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो वो चीज़ दोनों ध्यान रखता हूँ कि उसको सम्मान भी मिले। इसलिए आपने कहा है कि आप किसी के साथ भी जैसे हो उसके साथ वैसे हो जाते हो। जब तक उसको एहसास नहीं होगा कि ये मेरे जैसा है, जब तक वो आपसे नहीं जुड़ेगा। वो आप, तो मैं समझता हूँ कि आत्मीयता जरूरी है। काम तो है ही, उसके काम की प्राथमिकता है। लेकिन एक राजनेता जब शोहरत की तरफ भी बढ़ता है और राजनीति पर, क्योंकि आप भी कोई नए नवेले राजनेता नहीं है, चौथी बार के विधायक हैं आप, जी। और हर बार बहुत अच्छे से जीत के वहाँ से आए हैं, तो ये भी कहा जाता है, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन है साहब, ये तो दिखावा करता है, एग्जीबिशनिस्ट है, इसका एटीट्यूड तो ऐसा है। एक बार दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि हम राजनेता हैं इसलिए लोग हम पे भरोसा नहीं करते। ये चीज़ चुभती है कई बार, क्या आपको भी तकलीफ होती है सुन के कि हर जगह आदमी सोचता है कि ये कैलकुलेशन है? निश्चित रूप से सर जी, कि मीडिया से परसेप्शन बनता है किसी भी व्यक्ति का, चर्चाओं से। और राजनीति में तो ये है कि नेगेटिव भी चर्चाएं होती है, पॉजिटिव भी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को अगर पहचानना है, मैं तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि आजकल लोग गूगल से सर्च करते, मीडिया से देखते, किसी ने कह दिया वो। मैं समझता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं किसी के फीडबैक के आधार पर नहीं मिलता हूँ उससे, अच्छा। या कहीं सुनी के आधार पर नहीं मिलता हूँ। मैं एक समझता हूँ कि एक निष्पक्ष आदमी है, अगर ये हाथ है इसका इधर का रूप दूसरा है। तो मैं उस व्यक्ति को चारों एंगल से समझने की प्रयास करता हूँ कि क्या है, उसके बाद में उसके बारे में मानसिकता बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से अगर आप किसी का से मिलो, ध्यान रखें, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति का आपको एक नई छवि आपको दिखेगी। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हो आप। लेकिन इसमें दो जोखिम रहते हैं, या तो आप इतने माहिर हों दूसरों को परखने में कि बहुत कम चूक हो, नहीं तो अगर आप ही मूल्यांकन करता है, आप ही असेसमेंट कर रहे हैं और चूक हो गई, तो आप जिन लोगों से घिरे हैं वहाँ आपके निकट का ही कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गद्दारी करके निकल गया आगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई पैरामीटर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक सामान्यतः जब बॉडी लैंग्वेज होती है, फेस रीडिंग होती है, तो जो आदमी सच बोलता है वो सपाट होता है, स्पष्टवादी होता है। और जो मैं समझता हूँ कि बटरिंग करता है, लफाजी करता है, आपको चढ़ाता है, तो कभी कमिटमेंट का आदमी नहीं होता है। तो ये सामान्य बातें हैं, तो ये तो सामान्य बातें हर व्यक्ति समझता है। क्या मुझे लगता है आप सामान्य से अधिक भी कुछ समझते हो आप, वो नहीं नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपकी स्टडी का, क्योंकि ये वो व्यक्ति करता है जिसका कन्विक्शन और जिसकी स्टडी बड़ी मजबूत होती है, और ये चीज़ बड़ी काम की होती है अगर वो व्यक्ति मनोविज्ञान के ज़रिए सामने वाले को उसके फेस रीडिंग से, उसकी आँखों से, उसकी बातचीत से, उसके मनोभावों से अगर वो एक राय बनाता है, अमूमन वो बड़ी गहरी होती है। लेकिन मैं एक सामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति को सुनना, फिर उस बात को समझना, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, या उस पर आपको रिएक्शन देना, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सामान्यतः आदमी इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता।
अगर आप कुछ बोलो, मैं बीच में से आपकी बात को आधा अनसुना आधा करके मेरे दिमाग को माइंड सेट कर लूँगा, तो पूरी बात आपकी नहीं समझ पाऊँगा। तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि पूरी बात को सुनना, फिर समझना, फिर उस पर रिएक्शन। तो आप देखते होंगे कई चैनल्स पे कि मैं बड़ा सोच के धीरे से जवाब देता हूँ, तो वो एक प्रोसेस रहती है। एक प्रोसेस रहती है। हाँ। आप अंदाज़ा लगा लेते हैं सामने वाले के बारे में। अब इतना तो अनुभव हो गया फील्ड इतना में। अनुभव हो गया। हाँ। ठीक बात है। ये मंच मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अंदर की बातों को खोलने का नहीं है। हालांकि आपका स्वभाव है कि आप छिपाते नहीं हैं बातों को, भले ही आप उनका उत्तर ना देना चाहें या ना बताना चाहें, वो एक अलग बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है, आप और जीतू पटवारी जी दो ऐसे चेहरे हैं जिनको बहुत उम्मीद से देखा जा रहा है कि वो ऐसे चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद दिग्गज नेताओं की छाया से निकलकर अलग चेहरे आए हैं। और दोनों चेहरे जो राजनीति की परिभाषा है उस दृष्टि से युवा चेहरे भी माने जा रहे हैं। और दोनों के लिए राजनीति की ये लड़ाई डू और डाई की लड़ाई है, करो या मरो का संघर्ष है। आपको न सिर्फ मध्य प्रदेश में कड़ी चुनौती है कि कांग्रेस की वापसी का एक आपको क्लेम करना है, दावा करना है कि अब हम लौटा सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे ही आप 4 कदम बहुत अच्छे से चलते हैं, एक शगुफा आ जाता है। अभी रिसेंटली दिग्विजय सिंह जी को लेके इंदौर से सामने आ गया कि चिंटू चौक से जी बिना नाम लिए कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जाते हैं नेता, पहले हमसे बात कर लें, हमसे चर्चा कर लें। कहीं कमलेश्वर पटेल जी कुछ बोल जाते हैं, कहीं कुछ और कहानी सामने आ जाती है। तो ये क्यों होता है? इसका भी कुछ असेसमेंट है, क्या कारण? और ये कांग्रेस को परसेप्शन में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो भी बात होना चाहिए पार्टी फोरम पे होना चाहिए, ना कि खुले मंच पे होना चाहिए। लेकिन कई स्थितियाँ बनती है, सबके अपने मनोभाव रहते हैं, अपनी भावनाएं रहती है, अपने अधिकार होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी में सबकी सुनवाई होती है। पार्टी इसीलिए कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भी एक देखा जाता है कि यहाँ पर आपकी आवाज़ को समझा जाता, सुना जाता, जिसमें कि बीजेपी में ये बात नहीं है। तो उसी का कारण है कि सब अपनी बात बेबाकी से बोलते हैं। इस तरह की आवाज़ें निकलकर सामने आ जाती हैं। हाँ जी जी। दिग्विजय सिंह जी से आपकी मुलाकात बड़ी चर्चा में रही थी, आप मुलाकात करने गए थे। मैंने तो कई बार चैनलों में कहा है कि हमारे कभी मनभेद नहीं थे, मतभेद हो सकते थे जी। वो मैं मानता हूँ। पार्टी के लिए अगर किसी से अगर मतभेद है तो अलग बात है, लेकिन बात होना चाहिए, संभावनाएं ओपन रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखता हूँ। उनके माननीय है, सम्मान करता हूँ, लेकिन पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी का ध्यान रखता हूँ। पार्टी के एजेंडे को लेके हमेशा जो सच है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए, उस बात को मैं हमेशा प्राथमिकता देता हूँ। तो ये आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर गए थे या नहीं, सच भी राहुल जी ने या दिल्ली से भी कुछ संदेश नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक सभा में हम लोग ग्वालियर में बैठे थे, बात चल रही थी। मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने तो आजा जब आना है बोलते, तो सेकेंड गया नहीं मैं। हाँ। तो ऐसे ही किसी विषय को फोन को लेके उनका फ़ोन आया, किसी चिट्ठी वगैरह को लेके, तो बोले तू आने वाला था। हाँ। तो मैंने आपका फ़ोन नहीं आया। अरे खैर ऐसी हंसी मजाक वाली बात थी, हाँ। लेकिन एक अच्छी 2 घंटे हमारी चर्चा हुई, सौहार्दपूर्ण स्थिति रही। और मैं समझता हूँ कि एक उनका एक अनुभव अलग है मध्य प्रदेश को लेके, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से उस अनुभव का लाभ भी उठाती है, और पीएससी के अंदर वो हमेशा अपने विषयों को रखते भी है। तो इसको हम किस तरह से देखें कि आप अब राजनीति में वरिष्ठता की सीढ़ियों पर तो आ ही रहे हैं, दायित्व भी कंधों पर बहुत गहरा है, तो इसके साथ ही एक सबको साथ लेकर चलना, बड़ों को सम्मान, छोटों को साथ में लेकर चलना, और प्रणाम करते हुए बड़ों से सीखना, छोटों का मनोबल बढ़ाना, यही मंत्र है उमंग सिंगार जी का। स्वाभाविक है कि सबको लेके साथ चलना एक रहता है, और यही माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। तो मैं विश्वास यही करता हूँ कि कलेक्टिव लीडरशिप हो। आपने कहा है कि डू और डाई दोनों की हमारी स्थिति है, तो मैं समझता हूँ कि जब आज़ाद हुआ देश
तो कई लोग उसमें शहीद भी हुए, लेकिन देश आज़ाद हुआ। तो ऐसी कांग्रेस आज़ाद हो, कांग्रेस आए यहाँ पर सत्ता में आए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डू और डाई वाली पोजीशन की आवश्यकता नहीं। अच्छी सोच है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। अभी आप एक सभा में थे और वहाँ नारे लगने लगे, उमंग सिंगार मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंगार जैसा हो। हालांकि आपने जो बात कही वो एक अलग बात कही कि मुख्यमंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है और ना यहाँ का कोई एजेंडा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जब नारे लग जाते हैं तो मीडिया का स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है, राजनेता भी थोड़ा असहज हो जाता है कि अब इस बात को पता नहीं कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं, दिल्ली पहुंचा देते हैं, बहुत से लोग हैं, हर जगह मित्र नहीं हैं, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, फाइलें दोनों तरफ बनती हैं, दिल्ली पहुंचाई जाती हैं। तो वो क्या घटनाक्रम था, कैसे हुआ और क्या कहेंगे आप? जी, अब देखिए, कार्यक्रमों में नारे लगते रहते हैं, सामान्य बात है, कोई भी नेता उसके लगी जाते हैं इस प्रकार के नारे। तो ठीक है, उन कार्यकर्ताओं की अपनी भावना, लेकिन मैं एक ही विश्वास रखता हूँ। जिस दिन ये बात हुई, कई लोग, मैं अमरकंटक था और माँ नर्मदा के मंदिर में था, तो साथ वाले भैया पंडित जी को बोले कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए आप पूजा करो। मैं पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो आँख खोली, मैंने पंडित जी इनकी भावना इनकी जगह, लेकिन मुझे पता है कि मैंने माँ नर्मदा को मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि आखिरी सांस तक मैं जन सेवा करते रहूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, उस माला के हम छोटे से फूल है, पंखुड़ी है, वो पंखुड़ी सही। कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बार कहा था कि उनसे पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि मुख्यमंत्री बनने का आपका क्या है, काफ़ी पहले की बात है, 15-17 साल पहले की। तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के 230 विधायकों के मन में ये भाव रहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, हम राजनीति में आए क्यों हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनना हमारे हाथ में नहीं है। पहले तो जनता का प्यार, दूसरे नंबर पर पार्टी की ये अपेक्षा कि हम उस कसौटी पे खरे उतरें, पार्टी संगठन हमें इस रूप में देखे कि हम एक सक्षम नेतृत्व हैं, तब जाकर ये आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो आप उनकी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी कुछ अलग राय है? ये स्वाभाविक बात है, बिल्कुल मैं सहमत उनकी इस बात से कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस शिखर पे पहुंचूं अपने करियर के, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि बिल्ली के भाग से चीका भी छूटता है। तो कई ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री बने, आपने देश में देखा है कई राज्यों के अंदर, तो कैसे बिल्ली के भाग से चीका छूटा। लेकिन मैं फिर भी ये विश्वास करता हूँ कि कर्म और करते हुए अपना करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो मैं इसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। गीता की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इस पर विश्वास भी करता हूँ, और कभी मैं किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचता हूँ। तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे आप सोचोगे कि यार ये अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा, जब आप ऐसा सोचोगे तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति में उससे संतुष्ट रहोगे। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। अभी आपका एक और स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रहा था कि आदिवासी है, हिंदू नहीं है। ये जब बात होती, कमलनाथ जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि जनगणना हो तो आप उसमें ये कॉलम में हिंदू मत लिखना, ऐसी उस समय की चर्चा रही थी। तो ये इसके पीछे क्या रिलीजियस कोड की बात? जी हाँ, तो इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर विश्व में मूलवासियों के लिए विशेष अधिकार की बात करी, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी, तो इतिहास है कई हजारों साल का ट्राइब्स का, और संविधान के अंदर भी जो हमें अधिकार अलग दिए, हमें कई कानूनों में अलग रखा, सक्सेशन एक्ट हो चाहे मैरिज एक्ट हो, कई भी हो, हिंदू में सब में हमें अलग रखा। हमारे रिचुअल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर किए। अभी उत्तराखंड ने समान नागरिकता वाला कानून पास किया, उसके अंदर ट्राइबल को एक अलग रखा जी। तो कानूनी रूप से तथ्यों के आधार पे और इतिहास के आधार पे हम कहाँ गलत हैं? अगर जैन समाज या सिख समाज, इनको रिलीजियस कोड मिल सकता है, तो यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10-12 करोड़ से ज़्यादा, 12% के करीब हैं हम लोग। हाँ, तो आप 15-20 करोड़ की आबादी को आप
उनके रिचुअल, उनके रीति रिवाज, उसको मान्यता नहीं दोगे क्या? क्या गलत है? तो ये मान्यता की बात है या कहीं इसको इस रूप में भी देख लिया जाता है कि अलगाववादी सोच है, ये बीजेपी हिंदुओं से अलग करने की ये सोच है? बीजेपी की सोच है। बीजेपी को आप सिर्फ रिलीजियस कोड की बात कर रहे हैं। रिलीजियस कोड की बात करता हूँ। तो देखिए, स्वाभाविक है कि अगर जो हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, संस्कृति, अगर उसको हम अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जंगल से हमको बाहर किया जा रहा है। लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर आदिवासी शब्द खत्म ना हो जाए, तो मुझे जो लगता है, तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने बातें कही संविधान के अनुरूप कही। रिलीजियस कोड से आपको क्या फायदा होगा, आदिवासी समुदाय को क्या लाभ होगा? देखिए, निश्चित तौर से एक मान्यता होती है, एक आप भी समझते हैं कि हर धर्म की एक मान्यता होती है। तो निश्चित तौर से एक हमें उसकी एक कानूनी संवैधानिक रूप से मान्यता मिलेगी। जातिगत जनगणना हो रही तो उसके अंदर भी हम समझते हैं कि हमें एक हमारे अधिकार की, एक आदिवासी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उससे प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो इसमें देने में क्या परेशानी? हम भी प्रकृति की पूजा के सब है, हम सभी धर्मों को मानते हैं। मैं खुद भी गणेश जी बांटता हूँ, 16 साल से बांट रहा हूँ। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं है, हिंदू आदिवासी वाली बात नहीं है। बात है कि आदिवासियों का अपना रीति रिवाज, उनका धर्म है, उस धर्म को, उस रीति रिवाज को, उस संस्कृति को कैसे मान्यता मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। लेकिन कई बार ऐसे मूवमेंट्स कुछ गलत दिशा में चले जाते हैं, युवाओं को बरगलाया जाता है, आप अलग हो, आप भिन्न हो, आप इससे फिर कहीं उसका ये भी दुरुपयोग की आशंका हो जाती है कि कहीं धर्म के नाम पर ये कन्फ्रंटेशन, टकराव का कारण न बन जाए। हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति चली रही है, बीजेपी विशेष रूप से करती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, आपने देखा ही है। और बंटवारे की स्थिति वाली आज लोग दिलों में लकीरें खींच गई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता सर कि कांग्रेस पर आरोप लगता था तुष्टीकरण का, बीजेपी पर आरोप लगता है धर्म की राजनीति करने का, लेकिन जनता जिसे मान्यता देती है, आप पर लगता रहा, लेकिन 40 साल आप सत्ता में रहे, आपका श्रेष्ठ समय रहा, लोगों ने उसको इग्नोर किया और फिर आप यूपीए में रहे 10 साल। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान कई धर्मों से, जातियों से बना है, भाषाओं से। जी। हम किसी व्यक्ति को क्या बाहर कर सकते हैं हिंदुस्तान के? नहीं, कतई नहीं। जी। जी। और अगर इनको इतना ही लगता है तो इन्हीं के प्रधानमंत्री, इन्हीं के राष्ट्रपति है, करो फरमान जारी, आपको ऐसा कहे तो किसी के बारे में आपको लगता है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सभी को सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म का होना चाहिए। और देश मजबूत कैसे बने? बीजेपी आत्मनिर्भर की बात करती है, देश की आत्मनिर्भर, देश का युवा आत्मनिर्भर कैसे हो, देश की आर्थिक तरक्की कैसे हो, देश में महंगाई कैसे कम हो, देश में स्टार्टअप कैसे आए, देश में नई टेक्नोलॉजीज कैसे आए, इस पे बात होना चाहिए। हम क्यों हिंदू मुस्लिम या अन्य धर्मों में उलझे हुए? हम क्यों जो विश्व के अंदर G7 है उसके हम बराबर क्यों नहीं आ पाते, उस लिस्ट में क्यों नहीं आ पाते? क्या हम G20 में रहेंगे? G7 में क्यों नहीं आ सकते? तो हम क्या महाशक्ति क्यों नहीं बने? सपने हिंदुस्तान के नेता हिंदुस्तान के जनता को सपने दिखाती है, लेकिन मतलब सपनों की जरूरत नहीं, हकीकत की जरूरत है कुछ जगह। लेकिन जो आपकी तथाकथित आपके टॉप लीडर्स की जो चुप्पी है, वो कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती है। ये इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है, जैसे कुंभ में राहुल जी स्नान के लिए नहीं गए, हालांकि कांग्रेस दलील देती है कि संघ प्रमुख भी नहीं गए, मोहन भागवत जी भी नहीं गए स्नान के लिए, तो कौन सी? अभी क्रिकेट टीम को बधाई देने का मसला बड़ा उछला कि साहब राहुल जी की तरफ से या सोनिया जी की तरफ से बधाई नहीं आई। इन सारे मसलों पर क्या आपको लगता है? मैं नहीं कहता कि इसमें राहुल जी की कोई सोच होगी बधाई नहीं देनी, एक भारत का नागरिक, एक देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का एक सीनियर लीडर ये कैसे सोच सकता है? ये बात तो मन में आती है कि वो भारतीय टीम की जीत से खुश नहीं होगा, लेकिन ये बातें जो तथाकथित चुप्पी है, ये क्या आपको लगता है कि इस पर पार्टी नेताओं को और मुखर होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी? देखिए शरद जी, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भावनात्मक राजनीति का एक दौर है, संवेदनशीलता, संवेदनाओं से खेलने का दौर चलता है राजनीति में। लेकिन सच ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ आपको पता है, क्यों मोदी ने बैकआउट किया ये भी आपको सबको पता है।
तो मैं समझता हूँ कि चाहे टीम हो, चाहे व्यक्ति हो, सबसे बड़ी देशभक्ति हो। देश की भावनाओं के हिसाब से हमें रहना चाहिए और चलना चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े टेक्नो सेवी हैं, काफ़ी तकनीक पर आपकी निर्भरता बड़ी गहरी है। आपकी विधानसभा क्षेत्र की सारी जानकारी आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पर रहती है। एक एक चीज़ का अपडेशन होता है और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। तो देखिए, क्या इज़ इट ट्रू सर? मेरा बचपन से शौक रहा है। एक चूँकि अलग बात है कि मैंने बीए किया, एलएलबी फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन हमेशा मैं टेक्निकल और केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स है या इनोवेटिव्स, उस पर सोचता हूँ। तो कुछ करता रहता हूँ और निश्चित तौर से जब मुझे प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करना वो इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी टूल्स है, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो आपके समय, कम समय में ज़्यादा काम कैसे करो, कैसी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े, उसको लेके उसको उस टूल को यूज़ करता हूँ। अगर ठीक है, अगर आज जन समस्याएं आ रही है, मैं समझता हूँ कि हज़ारों जन समस्या डेली आती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हर समस्या को मैं पूरी नहीं करा सकता हूँ। क्योंकि मुझे अगर विधायक को 2 करोड़ रुपए मिलते और मेरे सामने 500 करोड़ की समस्याएं हैं तो नहीं करा सकूँगा। लेकिन इसीलिए मैं तो क्षेत्र में बोलता भी ये बात कि मेरे एक मुट्ठी अनाज है, मैं 1000 लोगों को खाना नहीं खिला सकता। जो सच है सच है, लेकिन मैं उनकी आवाज़ को सरकार तक, विधानसभा में उठा के ये मैं उसको एहसास कर रहा हूँ कि हमने तुम्हारी बात उठाई लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, सरकार ने पैसा नहीं दिया। तो चीज़ों को टेक्नो सेवी हूँ और कई चीज़ें करता रहता हूँ। आपको ये भी बताऊँ कि इस ज़माने में तो ठीक है, जब आपके अभी वेन चलती थी इंटरनेट अपने सैटेलाइट से, तो मैंने पिछले 10 साल पहले उसको अपने सिग्नल्स के, अपने सिम के थ्रू, आज अगर मुझे पब्लिक मीटिंग करनी है, किसी से संवाद करना है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं यहीं से उनसे संवाद कर लेता हूँ। मेरे पास खुद की वैन है, भेजता रहता हूँ कभी कभार कई जगह, अगर नहीं जा पाता हूँ तो जहाँ रिमोट एरिया में जहाँ पर हूँ, हाँ, तो वो मेरे नाम से पेटेंट भी है, आपकी जानकारी के लिए, इंडियन पेटेंट। सैटेलाइट भी आपने किराए पे ले रखा नहीं, है? विदाउट सैटेलाइट, मोबाइल बेस। अच्छा, मोबाइल बेस, विदाउट ब्रॉडबैंड, विदाउट उसके ओएफसी के। अरे वाह। हाँ, तो ये दूर दराज के इलाकों में भी काम कर दूर दराज के इलाकों में जाती हैं जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी, आपकी केबल्स नहीं है। हाँ। तो आपने सैटेलाइट फोन लिया हुआ है इसके लिए? ना, सैटेलाइट का यूज ही नहीं है उसमें। सैटेलाइट का यूज ही नहीं। हाँ। तो नॉर्मल आप यही मोबाइल सिग्नल्स का यूज करके? सिग्नल्स, सिम्स। वाह, 10 साल से है आपके पास। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कुछ नई करता रहता हूँ। और ये चीज़ मेरे को आइडिया जब राहुल गांधी जी की अमेठी में काम कर रहा था, जब मेरे दिमाग में आइडिया आया था, मेरे ख्याल से 2006 की बात है। जब से दिमाग में चलता रहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूर से बैठ के भी संवाद करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप संवाद कर सकते हो, लेकिन आत्मीयता बनाने के लिए आपको उनके बीच में ही जाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये समझ आपकी बहुत बेहतर है कि तकनीक अच्छी चीज़ है, कम समय में अधिक काम, लेकिन निर्भरता खतरनाक। और दूर से संवाद हो सकता है, लेकिन आत्मीयता निकट से ही होगी जी। ये बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मंत्र है। एक और पॉलिटिकल सवाल की तरफ आता हूँ। जय वीरू की जोड़ी कहलाना पसंद है आपको? पटवारी जी और आपकी जोड़ी को जय वीरू की, या कुछ और कहें? देखिए, जय वीरू कह दो या दो भाई कह दो या राम लक्ष्मण कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन जब साथ में काम करते तो जोड़ी तो बनी जाती है। तो निश्चित तौर से अब उसको कार्यकर्ता है, जनता कैसे देखती है तो उन पर निर्भर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी मंच पे हम सब मिलके साथ में काम करते और एक ही एजेंडा, मैंने आपको बोला कि डू और डाई जो आपने कही कि सरकार कैसे बने, ये महत्वपूर्ण। मेरे पास भी जो लोग आते हैं, अगर मैं उनसे बंद कमरे में बात करता हूँ तो मैंने क्या, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीतू पटवारी उमंग से, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार कैसे बने। इस बात का ध्यान रखता हूँ। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चापलूसी करने वाले और ये सब राजनीति में या जीवन में भी कहीं भी मुझसे भी टकराते हैं, आपसे भी टकराते होंगे।
जीतू पटवारी जी और आपके बीच में भी जो कंफ्यूजन पैदा करने वाले लोग होंगे उनमें कुछ ऐसे होंगे, क्या बोल दिया जीतू भैया ना, आपको मालूम है उमंग जी, और वहाँ जाते होंगे तो देखो ना जीतू भैया उमंग भैया क्या बोल रहे हैं, नारे लग रहे हैं वहाँ, तो ऐसा है वैसा है। इन सारी चीज़ों से जो मन पे एकदम इंस्टेंट असर आता है, आपके भी और उनके भी आता होगा, इससे निपटने का आपका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नेता का कान का कच्चा है तो वो कभी टीम नहीं बना सकता। और जो नेता सुनता सबकी है, क्रॉस चेक करता है, उसकी टीम बन जाती है। ये बड़ी आपने एक, मैं समझता हूँ कि कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन में बात करूँ तो तमाम राजनेताओं के लिए ये अच्छा मंत्र है, और राजनेताओं के लिए ही क्यों, कोई भी जो टीम बनाना चाहता है, सॉरी, प्रोफेशन भी हो सकता है, अगर वो किसी कान का भी। कच्चा है हाँ, तो टीम नहीं बना पाएगा। मैं समझता हूँ कि हर इंसान के साथ कुछ कमी पेशी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसकी मेरिट्स की अच्छाई कितनी है। क्योंकि कोई टीचर प्रोफेसर जब परीक्षा में पास हुआ, आप भी कई परीक्षाएं दी होगी, मैंने भी दी, लेकिन 100 में 100 नंबर नहीं मिलते कभी नहीं। अगर आपको 30-35% मिल रहे हैं तो आप थर्ड डिवीज़न पास हो रहे हो, 50 मिल रहे हैं तो सेकेंड, और 60 से ऊपर जा रहे हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न, और 70-80 जा रहे हो तो मेरिट। लेकिन फिर भी आपके 20% रह जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन कोई भी हो, चाहे रिलेशन हो, वो 70-80% आपकी मेरिट होना चाहिए। तो आटे में नमक तो रहता ही है। आटे में नमक तो रहता ही है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली 20% पे फोकस करते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपके माध्यम से आपके चैनल पे दे रहा हूँ, अगर इंसान इस चीज़ को ध्यान रखे तो जीवन के अंदर कभी मतभेद नहीं होंगे। ये चीज़ हाँ, वो कोई भी बात को बैठ के सोल्यूशन करके समस्याएं हल होती, संवाद होते रहना चाहिए, या बगैर संवाद के कभी नहीं होता। लेकिन आलोचना 20% की होती है, 80% की नहीं होती, अच्छाइयों की नहीं होती है। ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि आपका कन्फ्यूजन अपने निकट के लोगों के साथ कभी नहीं रहता होगा, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि उसको दूर कर लिया जाए, और जिससे दूर नहीं हो सकता उससे आप दूर हो जाते हैं। अब स्वाभाविक है, गिलास में पानी ज़्यादा भर देंगे तो डुलेगा। हाँ, गिरेगा। हाँ, फिर वो गिरेगा। हाँ, गिरेगा। जी जी। तो जीतू पटवारी जी के साथ पूरी ताकत से कंधे से कंधा मिलाकर हाँ, लड़ाई हम है। लोग कई दौरे पूरे प्रदेश में करते रहते हैं, दौड़ते हाँ। रहते, जाते रहते हैं। और कई बार आप दोनों जब गाड़ी में बैठते होंगे तो हम लोगों के मन में उत्सुकता रहती होगी, क्या बात होती है, देखो यार क्या जीतू, ये क्या बंसल न्यूज़ पे क्या चल रहा है यार, ये इस पे क्या, ऐसी बातें होती हैं हम नहीं, लोगों के नहीं, बीच में? नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अच्छा, और सामान्य एकदम ऐसी अच्छा। सामान्य पार्टी संगठन की बातें होती रहती है, आपसी जो भी है संगठन पार्टी में जुड़े हैं उनके बारे में बात होती रहती है। जब आप राजनीति में आते हैं तो आप पर हर तरह के हमले होते हैं। शिवराज जी का एक बयान मुझे याद आता है, जब उनके परिवार पर आक्षेप लगा था कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा परिवार को तो बख्श दीजिए, आप पर भी कुछ निजी हमले इसी तरह के हुए, और राजनीति में इसकी कोई गारंटी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब आपको छोड़कर आपके परिवार या आपके निजी जीवन को टारगेट किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ होती है। एक होता है किसी राजनीतिक षड्यंत्र में आपको फंसाया गया, और एक होता है कि जब आपके पास कोई हथियार नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर आपके परिवार पर हमले किए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आप किसके शिकार हुए, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए कि आपके खिलाफ कुछ नहीं था इसलिए आप उस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए। तो मैं समझता हूँ कि आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ और कई लोगों से बोल चुका हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईश्वर जिसके सामने हम झुकते हैं, जिसको मानते हैं, हम मानते हैं कि वो पूरा सब कुछ सुन रहा है हमारी मन की बात। तो उसकी नज़र में नियत साफ होना, अगर उसकी नज़र में आपकी नियत साफ है तो हर इंसान के इसमें जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो तो लिखा ही है, इट्स ए डेस्टिनी कह सकते जी। कि जो होना है तय है। लेकिन अगर आपकी नियत साफ है, ईश्वर उसमें से आपको बाहर निकाल लेता। तो मेरे से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मैं स्पष्टवादी हूँ, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसीलिए जो बात मन में है वो सामने है। तो ध्यान रखता हूँ इस बात का कि ईश्वर को हमेशा साक्षी रखता हूँ।
ये जो आपका ईश्वर है, ये गणेश जी भी हैं, ये शिव जी भी हैं, जिसकी भी आप आराधना करो सभी भगवान है। सभी भगवान हैं, या कोई स्पेशल भगवान है? हनुमान चालीसा में करता हूँ, हाँ, रोज वाह, करता हूँ, वाह, प्रतिदिन? प्रतिदिन करता हूँ। जी, हाँ जी। कंक्लूड करूंगा जी। इस सवाल के साथ। मध्य प्रदेश में आप दावा तो कर ही रहे हैं कि 28 में आप सरकार बनाएंगे, ये दावा आपका है, करना ही चाहिए आपको, मेहनत भी करनी चाहिए उसके साथ। लेकिन इसका बेस क्या आप देखते हैं? आप आधार, अगर आप ये बार बार कहते हैं, आप जीतू पटवारी एक बहुत ताकतवर बीजेपी, इसने 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत ली, जो 160 प्लस के मेजॉरिटी सरकार बनाई है जिसने, जिसका संगठन मजबूत है, कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी मध्य प्रदेश में निश्चित तौर से एक चैलेंजिंग है। और जब ट्राइबल की वोट की बात हो, चाहे दलित वोट की बात हो, चाहे माइनॉरिटी वोट, जो कांग्रेस को परंपरागत ज़्यादा इसमें मिलते हैं संख्या में, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत रही थी। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि ये एक मंथन का दौर है, एक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। हम लोग उस पर पूरा काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से अन्य समाज हो, चाहे छोटे समाज हो, किसी भी वर्ग के, किसी, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, या ट्राइबल हो, एससी, कोई भी, मैं समझता हूँ कि आज मान सम्मान और नेतृत्व की आवश्यकता हर छोटी जगह, हर क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ कि अगर छोटे व्यक्ति, अगर किसी विधानसभा में, क्षेत्र में, हर समाज के, हर वर्ग के व्यक्ति को अगर कांग्रेस में उसको सम्मान मिलेगा, और उसकी हम लोग पाइपलाइन भी कर ही रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक संगठन भी मजबूत होता है। और वोट तो अलग बात है, वोट तो चुनाव के समय मिलना ही रहता है। तो वही एक कमजोरी थी हमारी, और उसको हम लोग पूरा फोकस्ड है। और मैं समझता हूँ कि नैरेटिव हम लोग हमेशा बनाते, सरकार बनने वाली, सरकार बन रही है, चुनाव हर चुनाव में बनता है। और राहुल गांधी जी का भी यही कहना है कि संगठन मजबूत हो जाएगा तो सरकार अपने आप बन जाएगी। तो राहुल गांधी जी के इस निर्देश को भी मैं समझता हूँ, एहसास भी है। इसी कारण हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रहे, और उसकी मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो मंत्र यही है 2028 के लिए कि संगठन मजबूत करो, उसके बाद चीज़ें आसान होंगी। स्वाभाविक है, जनता के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में खरी नहीं उतर पा रही है। पूरी, आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में युवाओं की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, नौकरी कर्मचारियों की क्या स्थिति है। तो सब चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन हर व्यक्ति से संवाद, हर वर्ग से संवाद, हर इशू को लेके संवाद, और उसको विश्वास में लेना। वादा खिलाफी में विश्वास नहीं है, वादे के साथ, कमिटमेंट के साथ उसको पार्टी में खड़ा रखना, तो सरकार बनना तय है। चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए भी, और आपकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र में मध्य प्रदेश ब्लेस्ड है कि 2 ही दल हैं, और उनके बीच नज़दीकी टक्कर भी होती है, कुछ अवसरों को छोड़कर, कुछ चुनावों को छोड़कर। और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टियों का बल मजबूत रहे, जिससे उनकी भिड़ंत, कोई भी बैठे, कोई सत्ता में बैठेगा, कोई विपक्ष में बैठेगा, 2 ही दल हैं, तो दोनों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। बहुत धन्यवाद। तो पॉडकास्ट में उमंग सिंगार जी थे। कम बोलते हैं, तोल मोल कर बोलते हैं। उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और राहुल जी का भी कहना है कि संगठन को मजबूत करके ही आगे बढ़ना है। यही बॉटम लाइन है उनकी। उनका क्लेम है कि कांग्रेस को सफलता 2028 के चुनाव में ज़रूर मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं तो दी ही जानी चाहिए। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।